हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आपको पता है हमारी जो रियासतों की सीरीज़ है उसमें आज ये 4th वीडियो है। इसमें आज हम जो बात करेंगे वो हमारी जो रियासत होगी होलकर रियासत। कौन सी रियासत की बात करेंगे हम इसमें आज? होलकर रियासत। होलकर रियासत की बात करें उससे पहले हम ये समझ लें कि इस रियासत से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपसे 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो क्वेश्चन बनेंगे जैसे किसी व्यक्तित्व से मतलब है यहाँ पे जो शासक हुए, जैसे कि मल्हार राव होलकर, जैसे अहिल्याबाई, तीसरा यशवंतराव होलकर, यशवंतराव होलकर द्वितीय, यशवंतराव होलकर द्वितीय। अगर व्यक्तित्व में कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारे क्या आएगा, ये 4-5 ऐसे नाम हैं जो कि आपको होलकर रियासत में याद रखने चाहिए। मतलब इन व्यक्तित्व के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरी पूछा जा सकता है होलकर रियासत के बारे में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि अहिल्याबाई का योगदान बताइए, या थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि मालवा क्षेत्र में अहिल्याबाई को देवी के रूप में जाना जाता है, विवरण दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है यशवंत राव होलकर का परिचय दीजिए या व्यक्तित्व के बारे में बताइए। ठीक है, या यशवंत राव होलकर का योगदान बताइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं काय से। ठीक है, या फिर आपसे 5वें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होलकर जो रियासत है उसके प्रमुख शासकों का जो स्थापत्य है या कला है उसके बारे में योगदान बताइए। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनेंगे इसमें आप क्या करोगे, 4 या 5 पॉइंट में आप अपनी बातों को रखोगे। अब जैसे कि इस बार का 2020 का आप पेपर देखेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन आए थे, आप चाहें तो इसका PDF इस तरीके से देखो। 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो क्या आए थे, फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि मल्हार राव होलकर के बारे में विवरण दीजिए। ठीक है, आपके दिमाग में 3 पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, मल्हार राव होलकर के बारे में, एक तो इनका ये इन्होंने क्या था, होलकर रियासत की स्थापना कराई। ठीक है, दूसरा इनका क्या योगदान था, पानीपत के जो पानीपत का युद्ध था इसमें सदाशिव राव ने इनकी सलानी मानी, तो ये क्या है, पुनः लौट आया और मालवा क्षेत्र को इन्होंने क्या है, शक्ति प्रदान करी। ठीक है, इस तरीके से बुंदेला विद्रोह मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो बुंदेला विद्रोह है तो उसमें क्या है, आप 3 चीज़ें क्या बताओ, कब हुआ, समय, अवधि। ठीक है, क्या अवधि बताओगे आप फर्स्ट, सेकंड क्या बताओगे, कारण बताओगे। ठीक है, परिणाम क्या हुए, कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व या नेतृत्व इसमें जो शामिल था उनके बारे में बताओगे। तो इस तरीके से 3 मार्क्स में 3 पॉइंट आपके लिए सफिशिएंट है। अब अवंतीबाई व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अवंतीबाई आप इन्हें बता दो किस रियासत से संबंधित है, आप इनका कार्य क्षेत्र बता दीजिए। ठीक है, आप इनका 1857 की क्रांति में योगदान बता दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को एक फ्रेम कर लो। और इसीलिए मेरे जो वीडियो बनाने का या पॉइंट में आपको जो माइंड मैप बनाने का यही रीज़न है कि आप उस चीज़ को क्या करो, जो नॉलेजेबल चीज़ है, जो आप कंटेंट में उतारो उसको ही उतना सफिशिएंट रखो। उसके बाद जैसे ताराबाई, ठीक है, 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 के पेपर में वो क्या थे, भोपाल रियासत, ठीक है, पर टिप्पणी करो, बघेल रियासत पर टिप्पणी करो। ऐसे ही पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है कि होलकर रियासत पर टिप्पणी करो। उसके अलावा अब ये झंडा सत्याग्रह पूछा है, जो यूनिट 4 है MPPSC की फर्स्ट पेपर की, कौन सी, यूनिट 4,
उसमें क्या है, मध्य प्रदेश का स्वाधीनता संघर्ष है, ठीक है, उसमें साहित्यिक मध्य प्रदेश का स्थापत्य कला है, ठीक है, उसी में क्या है जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ उनके बारे में। तो इस तरह जो हम यूनिट 4 पढ़ेंगे वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में प्रमुख स्थानीय त्यौहार, तो ये भी हमारा यूनिट 4 का क्वेश्चन है। अब 11 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि बुंदेलखंड रियासत का विवरण कीजिए। तो आपको मैं बुंदेलखंड रियासत पढ़ा चुका हूँ, आपके दिमाग में 4 या 5 पॉइंट, ठीक है, कौन कौन से परिचय दो सबसे पहले आप, ठीक है, परिचय दो, इसके प्रमुख शासकों के बारे में बताइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप क्या करो, इनका स्थापत्य बताइए, 1857 की क्रांति में योगदान बताइए, ठीक है। उसके अलावा स्वतंत्रता में योगदान बता दीजिए, कोई प्रमुख शासक हुए हैं उनके बारे में आप विवरण दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपकी रियासत में इतना 11 नंबर, मतलब 2 पेज बनने में इतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आप क्षेत्र भी बता सकते हैं, ठीक है। होलकर रियासत का विवरण दीजिए। आज जब होलकर रियासत पढ़ लेंगे पूरी, तो आप क्या है, होलकर रियासत को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा जो हमारा अगला है, जो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन कीजिए। जब हम यूनिट 4 पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को हम पूरा कवर करें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक एवं पर्यटक, जब पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इस चीज़ को मतलब एक क्षेत्र वाइज बांट लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको पॉइंट में ये क्वेश्चन आगे जो यूनिट 4 है वहाँ पे हम कवर करें। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं और आप चीज़ें समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से रहता है। अब जो हमारा है, अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम परिचय की बात करेंगे या बुंदेलखंड रियासत को आज जो हम शुरू करना है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बुंदेलखंड रियासत। अब बुंदेलखंड रियासत में हम क्या है, बुंदेलखंड रियासत में हम क्या करेंगे, ओ सॉरी बुंदेलखंड नहीं, होलकर राजवंश और इंदौर रियासत, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे परिचय, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए, स्थापत्य, प्रमुख योगदान और युद्ध। तो देखो मैं आपको बता चुका, जैसे कि अभी पूछा गया था कि होलकर रियासत का वर्णन कीजिए, तो इसमें आप 4 पॉइंट, परिचय, प्रमुख शासक, स्थापत्य और प्रमुख योगदान या युद्धों का वर्णन कर सकते हैं। अब परिचय में आपको पता है कि छत्रसाल छत्रसाल अपने राज्य को क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है, 3 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या हो रहा होता है कि मराठा शक्ति का उदय हो रहा होता है और मुगलों का क्या चल रहा है, पतन का पीरियड चल रहा है, ठीक है। मुगलों का जब पतन का पीरियड चल रहा है और उसी टाइम में क्या हो रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने कदम पसार रही है, मतलब अपने कदम रख रही है, अपना विस्तार कर रही है, ठीक है। तो क्या है, जब छत्रसाल पेशवा बाजीराव को कौन से अपनी रियासत का एक भाग देते हैं, जैसे सागर, बांदा वाला क्षेत्र, जो पूरा बुंदेलखंड का जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र है वो किसको दिया जाता है, पेशवा बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव क्या करते हैं, उस क्षेत्र को गोविंद बल्लभ को दे देते हैं, ठीक है, राज्य करने के लिए। गोविंद बल्लभ क्या होता है, उस समय सागर का युद्ध और ये बहुत सारे युद्धों में क्या होता है, वो व्यस्त रहता है, ठीक। तो वो अपने पुत्र को सागर और दमेल, जो कि बालाजी गोविंद है, उनको दे देते हैं, ठीक है। उसी समय क्या होता है कि 1799 ईस्वी में सागर में पिंडारी को जो सरदार है अमीर खान क्या मचाता है, लूट मचाता है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड रियासत छत्रसाल से जुड़े, ये क्या है, धीरे धीरे मराठाओं का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, कहाँ पे, उत्तर भारत में और विशेषकर मालवा बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो अब क्या होता है कि जो होलकर राजवंश है उसकी नींव कैसे पड़ती है, उस पर हम बात करेंगे। क्या होता है कि जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा है और मराठा क्या कर रहे हैं, दिन ब दिन मालवा क्षेत्र में अपना हमले कर रहे हैं, दिन ब दिन हमले बढ़ा रहे हैं। 1703 में क्या होता है, नीमा सिंधिया ने बरार और मालवा पर आक्रमण करता है। कौन, 1713 की घटना है, 1703 की घटना है।
कौन? नीमा सिंधिया। नीमा सिंधिया किस क्षेत्र पर आक्रमण करता है? ये मालवा पर और बरार पर, बरार और मालवा क्षेत्र पर क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं। जब बरार और मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी प्रेजेंस मराठाओं की मालवा क्षेत्र में उपस्थित होने लगती है। फिर 1723 की घटना होती है कि क्या पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव प्रथम क्या करते हैं? मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। किस किस के साथ करते हैं? ये उदाजी पवार, ठीक है, उदाजी पवार, मल्हार राव होलकर और तीसरे एनोजी सिंधिया। इन तीनों के साथ मिलकर क्या करते हैं? मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। जिसमें क्या करते हैं? उदोजी पवार को ये कौन सा? धार का क्षेत्र दे देते हैं, ठीक है। मल्हार राव होलकर को इंदौर का क्षेत्र दे देते हैं, ठीक है। और राणोजी सिंधिया को क्या करते हैं? ये राणोजी सिंधिया को कौन सा क्षेत्र दे देते हैं? उज्जैन का क्षेत्र दे देते हैं। और 1732 में ये चीज़ क्या हो जाती है? ट्रीटी के थ्रू इन क्षेत्रों का बंटवारा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम परिचय देख रहे हैं कि कैसे कैसे मल्हार राव होलकर ने इस जो होलकर रियासत है उसकी नींव रखते। तो अब परिचय हो गया। अब हम इसमें प्रमुख शासकों की बात करेंगे। तो प्रमुख शासक इसमें कौन कौन से आएंगे उनकी हम बात करें तो इसमें जो प्रमुख शासक हैं वो हमारे हैं, सबसे पहले आते हैं मल्हार राव होलकर। कौन है प्रमुख शासक? मल्हार राव होलकर। दूसरे शासक, इनके बाद आते हैं मालेराव। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं कौन? अहिल्याबाई। फिर अगले शासक जो बनते हैं तो कोजीराव होलकर। फिर यशवंतराव होलकर। फिर हमारे बनते मल्हार राव होलकर तृतीय। इस तरीके से एंड में जो अंतिम शासक होते हैं वो कौन होते हैं? यशवंतराव होलकर द्वितीय। हम एक एक शासक को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? एक एक शासक को उठाते हैं। परिचय में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। परिचय में क्या आता है? परिचय में क्या होता है कि इंदौर रियासत, जिसे कि होलकर रियासत कहा जाता है, ब्रिटिश राज के दौरान ये मराठा रियासत का भाग बन जाती है, ठीक है। क्या होता है कि जो मल्हार राव हैं वो इसके संस्थापक होते हैं, ठीक है। 1721 में पेशवा आक्रमण करता है और जल्दी पेशवा की सेवा में ये शामिल होते हैं और सूबेदार के पद तक पहुंच जाते हैं। 1733 में मालवा की विजय में अपनी लूट के हिस्से के रूप में इनको क्या मिलता है? इंदौर मिलता है। चूंकि ये होल गांव के निवासी थे होलकर, तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? होलकर वंश बोला जाता है। 1818 ईस्वी तक ये मराठा महासंघ के एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन 1818 में जब मंदसौर की संधि होती है, कौन सी? मंदसौर की संधि होती है, उसके बाद ये क्या होता है? ब्रिटिश शासन के अधीन एक स्वतंत्र रियासत की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर परिचय जो क्या बोलते हैं होलकर रियासत का परिचय पूछा जाए तो क्या होगा? ये 5 पॉइंट आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? शासकों की। शासकों की हम जैसा कि आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, कौन कौन से शासक हैं। सबसे पहले मल्हार राव होलकर। इनका जो समय काल रहता है वो 1731 से लेकर 1766 तक ये शासन करते हैं। फिर खांडे राव आते हैं जो सिर्फ 1 साल तक शासन कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब? इनका टाइम पीरियड क्या रहता है? 1766 से लेके 1767, ठीक। 1700
1766 से लेके 1767। फिर उसके बाद आते हैं देवी अहिल्याबाई का शासनकाल आता है। देवी अहिल्याबाई 1767 से लेके 95 तक अपना शासन करती हैं। फिर तुकाजी राव होलकर आते हैं जो कि इनके सेनापति रहते हैं। ये 1795 से लेके 1797 तक। फिर इसके बाद यशवंत राव होलकर 1798 से लेके 1811 तक शासन करते हैं। ठीक, यशवंत राव होलकर के बाद आते हैं कौन? मल्हार राव होलकर द्वितीय। मल्हार राव होलकर द्वितीय, इनका शासनकाल कब तक रहता है? इनका रहता है 1811 से लेके 1833 तक। 1811 से लेके 1833 तक। इसी की तरह हरिहर राव, खांडे राव होलकर द्वितीय, शिवाजी राव होलकर, तुकाजी राव होलकर तृतीय। ठीक है, और यशवंत राव होलकर द्वितीय। ये होलकर रियासत के अंतिम शासक कौन रहते हैं? यशवंत राव होलकर द्वितीय। तो इस तरीके से शासकों का विवरण आपको मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक फ्रेम बन जाए कि किस शासक के बाद कौन सा शासक आया। जैसे आप चीज़ों को क्या है जो अच्छे से एक तरीके से कहानी के रूप में या एक फॉर्म में आप अपने दिमाग में बिठा सको। अब यहाँ पे क्या है, जब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो आपके दिमाग में जब होगा तो आप चीज़ों को क्या करोगे? तुरंत सॉर्ट आउट कर लोगे। जैसे कि यशवंत राव होलकर द्वितीय है तो आपके दिमाग में अगर ये चीज़ होगी कि वो सबसे अंतिम शासक हैं तो आप ये चीज़ भी बता सकते हैं कि अंतिम है तो आज़ादी के समय थे। ठीक है, आज़ादी के टाइम तो क्या है, ये भारत की रियासत में शामिल होते हैं। ठीक है, इनने अपने कई विकास के काम करवाए, जैसे एमवाई हॉस्पिटल हो गया, कई विद्यालय हो गए, होलकर कॉलेज हो गया, तो ऐसे कई कार्य करवाए। ठीक है, उसी तरह आप अहिल्याबाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करो, शासकों की एक लिस्ट बना के अपने रखो नोट्सों में। अब हम इसके बाद अगले जो शासक हैं, अब हम एक एक शासक को पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं मल्हार राव होलकर के बारे में। चूँकि मल्हार राव होलकर के बारे में पढ़े हैं तो इसमें क्या है, अब देखो आप ये बाद में देख लेना, पहले मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो। सबसे पहले हम किसको आते हैं? मल्हार राव होलकर। अब इनका परिचय क्या है? इनका देखो, एक तो अवधि याद रखना है इनकी, कब? 1731 से लेके कब तक ये शासन करते हैं? 1766 तक शासन करते हैं। ठीक है, उसके अलावा मल्हार राव होलकर मराठा साम्राज्य के एक सामंत थे जो बाद में क्या है, मराठा सूबेदार बन जाते हैं और प्रथम राजकुमार बनते हैं किसके? होलकर सल्तनत के या होलकर रियासत के। ये क्या है? प्रथम शासक होते हैं। ठीक है, होलकर राजवंश में मल्हार राव को प्रारंभ हुआ कब? 1721 ईस्वी में, जब ये पेशवा की सेवा में शामिल होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जल्दी ये सूबेदार के पद तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा 1733 में इनको क्या मिलती है? इंदौर की जागीर मिलती है। कौन देता है? पेशवा देता है, क्योंकि ये इंदौर पे पेशवा बाजीराव के साथ लूट में शामिल होते हैं, जिसमें इंदौर क्षेत्र किसको मिलता है? मल्हार राव होलकर को। ठीक है, और जो उज्जैन क्षेत्र है वो किसको मिलता है? सिंधिया को। और पवार को कौन सा? धार का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, इस तरीके से 3 भागों में जो मालवा क्षेत्र है वो बांट दिया जाता है। ठीक है, तो होलवन अब क्या है, मल्हार राव होलकर को इसलिए याद रखा जाता है कि जब 1761 में पानीपत का युद्ध होता है, कब? पानीपत का युद्ध होता है, तो जो सदाशिव राव है, कौन? सदाशिव राव क्या होता है कि वो सेनापति रहता है किस? मराठा सेना का। तो चूंकि मल्हार राव होलकर कहते हैं कि मराठा सेना की विशेषता क्या है? छापमार युद्ध। ठीक, और चूंकि अहमद शाह अब्दाली मैदानी युद्ध में माहिर होता है, तो ये सलाह देते हैं कि हम मराठा सेना को सीधे युद्ध में न धकेल कर क्या करें, छापमार युद्ध पद्धति को अपनाते हैं। लेकिन सदाशिव राव इनको क्या करता है, इनको भला बुरा बोलता है। ठीक है, अब भला बुरा बोलता है। अब आप लगाइए, पेशवा बाजीराव की प्रथम इनका इतना सम्मान करते थे कि सेना में हमेशा इनको साथ रखते थे, लेकिन सदाशिव राव क्या कर रहा है, इनको अपमान लग रहा है। इनका अपमान कर रहा है, किसका? मल्हार राव होलकर का।
जब मल्हार राव होलकर का सम्मान कर रहा है तो वो मल्हार राव होलकर क्या करते हैं, पानीपत के युद्ध से अपने आप को अलग कर लेते हैं और ये आते हैं मालवा क्षेत्र में और यहाँ पर अपनी शक्ति का क्या करते हैं, ये विस्तार करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये नींव पड़ती है और कहीं ना कहीं मराठाओं की हार में एक बहुत बड़ा रीजन ये माना जाता है कि मल्हार राव होलकर की सलाह नहीं मानते हैं, कौन, सदाशिव राव। तो इस तरीके से आप देख रहे हो क्या होता है। अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंटों में इस पूरी बात को समझते हैं। देखो क्या है, मराठा ये क्या है, सामंत होते हैं, सूबेदार बनते हैं। ठीक है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरा क्या होता है, वह होलकर वंश के प्रथम राजकुमार हैं जो इंदौर पे शासन करते हैं, क्योंकि हम होलकर वंश के संस्थापक इन्हीं को मानते हैं। ठीक है, ये मराठा राज्य को उत्तर की ओर क्या करते हैं, उसको प्रसार करते हैं। मल्हार राव होलकर और पानीपत का युद्ध, सदाशिव राव जो पानीपत के तृतीय युद्ध में सेनापति रहता है, वो मल्हार राव की क्या करता है, उपेक्षा करता है। ठीक है, उपेक्षा करता है, ये वापस युद्ध क्षेत्र से लौट आते हैं और क्या मालवा क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और शक्ति का विस्तार करते हैं। तो तांदुलजा की लड़ाई, कौन सी, तांदुलजा की लड़ाई में ये विजय प्राप्त करते हैं। तो जब इसमें युद्ध में जब विजय प्राप्त करते हैं तो जो पेशवा है इन्हें 3 लाख की जागीर देता है। ठीक है, अब जो तुम्हारे मल्हार राव होलकर हैं उनके पुत्र कौन रहते हैं, खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर के बारे में ये कहा जाता है कि जब भरतपुर की लड़ाई होती है, कब, 67 में। ठीक है, तो मल्हार राव के पुत्र जो खांडेराव हैं वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे जो अगले शासक हैं वो कौन है, खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक कौन, शासन की बागडोर किसके हाथ में आती है, शासन की बागडोर आती है देवी अहिल्याबाई होलकर के। आप कभी महेश्वर गए हो तो आपने ये मूर्ति महेश्वर के प्रांगण में देखी होगी। तो अब जब देवी अहिल्याबाई संभालती हैं शासन की बागडोर, तो इनके सामने समस्याएं भी बहुत आती हैं। ठीक है, अब देवी अहिल्याबाई के जब परिचय की हम बात करें तो ये क्या है, इनका जन्म होता है 1725 में, कहाँ, मानकोजी शिंदे के परिवार। ठीक है, और इनका जो विवाह होता है वो कहाँ होता है, इंदौर राज्य के जो संस्थापक हैं मल्हार राव होलकर, उनके पुत्र खंडेराव के साथ होता है। खांडेराव की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो शासन की बागडोर किसके हाथ में आती है, शासन की बागडोर आती है अहिल्याबाई होलकर के हाथ। अब अहिल्याबाई होलकर एक महिला शासिका रहती हैं और महिला शासिका के समक्ष कई चुनौतियां आती हैं। प्रत्येक शासक को ऐसा लगता है पुरुष प्रधान समाज है कि भैया महिला है, इसको हराओ और राज्य को हड़प लो। तो क्या होता है कि इनके समक्ष जो मराठाओं के सरदार हैं वो ही सबसे पहले विरोध करते हैं। कौन, मराठाओं के सरदार। उसके अलावा जो राजपूत हैं 1786-88 के बीच चंदकर के राजपूत भी इनके खिलाफ क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और राघव द्वारा जब हमले की धमकी दी जाती है तो अहिल्याबाई होलकर राघव से ये बोलती हैं कि अगर कहीं तुम महिला से हार गए युद्ध तो आप ये सोचना आपकी कितनी बदनामी होगी। तो जब ऐसी बात अहिल्याबाई होलकर बोलती हैं तो क्या करता है, राघव हमले को से पीछे हट जाता है। ठीक है, उसके अलावा अब इनका सबसे जो प्रमुख योगदान है वो ये योगदान है कि इन्होंने अपने समय पे विकास के कार्य इतने करवाए थे कि आज भी भारत के किसी भी मंदिर पे जाइए तो अहिल्याबाई का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से उस मंदिर में योगदान आपको मिलेगा। जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर हो गया, ठीक है, तुम्हारे बद्रीनाथ का मंदिर हो गया, केदारनाथ प्रांगण हो गए, ऐसे कई मंदिर हैं। ठीक है, तुम्हारे रामेश्वर हो गए, वहाँ पे इन्होंने क्या करवाया, धर्मशालाएं बनवाई, बैठक बनवाए, मंदिरों के जीर्णोद्धार करवाए। ठीक है, उसके अलावा जो महेश्वर का आपको जो घाट है, ये आपको जो दिख रहा है, महेश्वर घाट का निर्माण और महेश्वर किले का निर्माण किसने करवाया, अहिल्याबाई होलकर ने। इसके अलावा अहिल्याबाई घाट, ठीक है, वाराणसी का जो मंदिर है वो
ठीक है, महेश्वर शहर की स्थापना, ये सारे कार्य इन्हीं के द्वारा करवाए गए। उसके अलावा प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्रों में मंदिर बनवाए, ठीक है, घाट बनवाए, कुएं बावड़ियाँ बनवाई, ठीक है, और कई मार्गों का निर्माण करवाया। उसके अलावा जो भूखे लोगों के लिए इन्होंने क्या है, जगह जगह अन्न क्षेत्र की व्यवस्था करवाई, प्याऊ बनवाई, ठीक है। जो मंदिर थे, बड़े बड़े मंदिर थे, उनमें क्या करवाया इन्होंने, विद्वानों की नियुक्ति करवाई। इन्हें लोक माता के नाम से भी कहा जाता है। लोक माता के नाम से इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो देवी अहिल्याबाई हैं वो क्या है, न्यायप्रिय शासिका हैं, ठीक है। उनके समय सब महिला पुरुष सबके लिए समान न्याय था, ठीक है। उसके अलावा कुशल प्रशासक थी। कुशल प्रशासक कैसे थी कि जो चंद्रावत के राजपूत और राघव के विद्रोह का इन्होंने सामना किया और विद्रोह को दबाया। मैंने आपको स्टोरी बताई कि किस तरीके से इन्होंने विद्रोह को दबाया, कि राघव जी को ये बोलती हैं कि ये बात सही है कि मैं महिला शासिका हूँ और आप मुझ पर आक्रमण कर सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को भी याद रखना कि अगर आप अहिल्याबाई होलकर से हार गए तो आप किस तरीके से समाज में अपना मुंह दिखाओगे। तो राघव क्या करता है, जब ऐसी बात अहिल्याबाई बोलती हैं तो युद्ध मतलब जो विद्रोह है उससे कहीं ना कहीं पीछे आ गया। फिर उसके बाद जो इनके विश्वास पात्र तुकाजी राव है, कौन, तुकाजी राव को ये क्या करती हैं, सेना का अध्यक्ष बनाती हैं। और तुकाजी राव क्या करते हैं, पूरे होलकर क्षेत्र में क्या है, चौथ वसूलने का काम, चौथ और सरदेशमुखी जो मराठा वसूलते थे वो उसका काम अब कौन संभालेगा, तुकाजी राव। और तुकाजी राव सेना के प्रमुख थे, ठीक। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, उसके अलावा इन्होंने अपने राज्य में, उस समय क्या था कि पूर्व मालवा क्षेत्र में इतनी अशांति फैली हुई थी, चारों तरफ लूट, जो डकैती, चोरी उस समय इतनी फैली थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो यशवंत राव, इन्होंने क्या किया कि राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इन डाकुओं का दमन करेगा या चोरों से मुक्ति दिलाएगा उसका ये क्या करेंगे, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इस शर्त को कौन मानता है, यशवंत राव मान लेते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत ही शीघ्र तरीके से क्या करते हैं, राज्य में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन्होंने जो रियासत जो भी क्षेत्र है उसमें क्या किया, डाकू और चोरों से मुक्ति दिलाई, ठीक। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में योगदान ये था कि जो महेश्वर की साड़ी हैं आज भी जो फेमस हैं, उन्हें फेमस कराने में अगर किसी का योगदान है तो वो किसका है, देवी अहिल्याबाई होलकर का, ठीक है। उसके अलावा न्यायप्रिय कैसे, इन्होंने कई न्यायिक कार्य करवाए, जैसे कि सारी पंचायतों को एकत्रित किया और न्याय हेतु पृथक विभाग बनाए, ठीक। न्याय के लिए इन्होंने क्या किया कि हर पंचायत में एक पृथक विभाग बनाया, ठीक। उसके अलावा जो न्याय है, आखिरी अपील कौन सुनता था, मंत्री सुनता था। और अगर मंत्री से भी कोई खुश नहीं होता या मंत्री के निर्णय से भी अगर कोई सहमत नहीं होता है तो अंतिम अपील कौन सुनती थी, महारानी खुद उस अपील को सुनती थी। उसके अलावा अहिल्याबाई होलकर का एक जो महिला सशक्तिकरण के लिए इनके जो कार्य है वो भी अभूतपूर्ण है। कैसे, इन्होंने उस समय क्या था कि युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, कौन, युद्ध क्षेत्र में जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते थे तो उनकी विधवाओं का क्या था, विधवाओं को भाग नहीं मिलता था बल्कि फैमिली को मिल जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि विधवा स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने मतलब अधिकार मिल सके इस तरीके के पूरे बरकस प्रयास किए। और उसके अलावा कई बार इन्होंने युद्ध क्षेत्र में खुद कई बार नेतृत्व किया, ठीक। उसके अलावा ये था कि इनकी जो सेविकाएं थीं या कई ऐसे राज्य में कार्यभार थे वो इन्होंने महिलाओं को दे रखे थे, ठीक है। तो इन्होंने महिला शिक्षा के लिए भी बहुत पुरजोर समर्थन दिया। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर को देवी के रूप में माना जाए तो उसके लिए कई रीजन है, ठीक है। अब अहिल्याबाई होलकर का एक क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि इनके समय पे क्या होता है कि जो होलकर सेना है, क्या है, होलकर सेना है, होलकर सेना का सेनापति कौन रहते हैं, तुकाजी राव, ठीक है।
तो तुकाजी राव जब कई बार युद्ध पे निकलते हैं तो उनके पास क्या है, चूँकि अहिल्याबाई होलकर धर्मपरायण स्त्री हैं, धर्म पे उनका खर्चा बहुत है, समाज सेवा में उन्होंने बहुत धन को खर्च किया, राज्य का कहते हैं कि बहुत सारा धन इन्होंने समाज सेवा में लगा दिया, ठीक है। तो जब समाज सेवा में इन्होंने धन लगा दिया तो क्या है, कहीं ना कहीं सेना के लिए धन की कमी पड़ी, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सेना काफ़ी बार कमज़ोर हो गई, जिससे वो क्या है अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाई। लेकिन ये सिर्फ एक क्रिटिसिज्म ही है, आप इसको लिखें नहीं, बट एक मैंने कहीं किताब में पढ़ा था, तो इससे आपको एक ये पॉइंट के थ्रू मैंने ये चीज़ बोल दी। अब हम अगली बात करें, अहिल्याबाई होलकर के बाद अगले शासक बनते हैं तुकाजी राव होलकर। अब तुकाजी राव होलकर के बारे में कहा जाता है कि ये किसके सेनापति थे, तुकाजी राव होलकर। सॉरी, आपको इस चीज़ का PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने ग्रुप पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा इसका आपको विजुलाइज नहीं होता होगा, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट लगते होंगे शायद, मैंने भी वीडियो देखा है तो ऐसी शिकायत भी आई है कि पॉइंट काफ़ी छोटे हैं, मतलब वर्ड दिखाई नहीं देते हैं मोबाइल में। तो इसका यही है कि आप अभी सुनो और पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रोक रोक के देख लेना इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है, आप ग्रुप ज्वाइन कर ही लेना, तो वहाँ पे मैं ये जितने भी जो वीडियो बना रहा हूँ उसके आपको ये इसी तरीके से वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम जैसे अगले शासक की बात करते हैं, कौन, तुकाजी राव होलकर। अब तुकाजी राव होलकर का क्या है, ये मल्हार राव के सबसे योग्य क्या रहते हैं, उत्तराधिकारी रहते हैं, ठीक है। और अहिल्याबाई के क्या है, ये सेनापति हैं। इनके समय पर चूंकि ये सेना के नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है, सेनापति थे, तो इनका रण कौशल में बहुत अभूतपूर्व योगदान था। कैसे कि जब क्या है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पेशावर जीतने में पूरा योगदान दिया। अफगानी दुश्मन जो अब्दाली था उससे राज्य की कहीं ना कहीं रक्षा करी, ठीक है। युद्ध कला में इन्होंने सैनिकों को क्या किया, जो वेस्टर्न मतलब यूरोपियन युद्ध कौशल था, ठीक है, उसका प्रचार करवाया, मतलब सैनिकों को क्या किया, आधुनिक प्रशिक्षण दिया, ठीक। उसके अलावा दक्षिण में जो टीपू सुल्तान था उसको हराकर मराठा साम्राज्य की पुनः नींव डाली, ठीक है। टीपू सुल्तान, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया, हराया, और रोहिला को हराकर भरतपुर पर कब्जा किया, ठीक है। किसको, रोहिलाओं को हराकर भरतपुर पर इन्होंने शासन का अपनी स्थापना करवाई। उसी के अलावा जो तुकोजी राव होलकर है, क्या होता है कि लखेरी के युद्ध में इनकी भीषण पराजय होती है। कब, लखेरी के युद्ध में। और 1797 में इनकी कहाँ है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब तुकोजी राव होलकर के बाद जो शासक बनता है वो कौन बनता है, तुम्हारे यशवंत राव होलकर। देखो, अब तुकोजी राव होलकर, इनका अवधि पीरियड और लिख लीजिए, कब तक तुकोजी राव होलकर ने शासन किया था, 1795 से लेके 1797, ठीक है। अब यशवंत राव होलकर के बाद जो अगले शासक आते हैं वो हमारे कौन आएंगे, तुकोजी राव होलकर के बाद आएंगे यशवंत राव होलकर। अब देखो, यशवंत राव होलकर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। इतिहासकार मतलब अगर आपको होलकर रियासत पढ़ रहे हैं तो अगर कोई सबसे योग्य या अनुभवी शासक है तो वो कौन है, यशवंत राव होलकर ही है। उसका कई रीजन है। देखो क्या होता है, जो यशवंत राव होलकर हैं प्रारंभिक समय में काफ़ी उद्दंड तरीके के शासक है, मतलब उद्दंड तरीके के रहते हैं, ठीक है। साहसी हैं, दक्ष हैं, मतलब योग्य हैं, ठीक है।
जब तुकोजी राव की 1797 में मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी के प्रश्न पर क्या है, जब उत्तराधिकारी की लड़ाई होती है तो दौलत राव शिंदे के हस्तक्षेप से तजन्य युद्ध में यशवंत राव के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं कौन, मल्हार राव, वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो मल्हार राव जब इनके बड़े भ्राता मारे जाते हैं तो यशवंत राव क्या होता है, राज्य में प्रतिरोध की भावना से क्या करता है, निरंतर लूटमाट मचा देते हैं। यशवंत राव जब लूटपाट मचा देते हैं और उसके अलावा इन्हें क्या होता है कि जो अहिल्या भाई का संचित कोष है, मतलब उनका जो खजाना है वो किसके हाथ पड़ जाता है, यशवंत राव होलकर के हाथ पड़ जाता है। ठीक है, तो 1802 में ये क्या करते हैं, पेशवा तथा शिंदे की जो सम्मिलित सेना है उसको क्या कर देते हैं, ये पराजित कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पेशवा तथा शिंदे की सम्मिलित सेना को पूर्णतः पराजित कर देते हैं। और पेशवा ने फिर क्या किया, 1802 में बसई भागकर अंग्रेजों के साथ क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। ठीक, क्या कर लेता है, 1802 में पेशवा क्या है, बसई भाग जाता है और बसई की संधि कर लेता है। ठीक, तो फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ जाता है। क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ता है तो क्या शिंदे मराठा संघ छोड़ने में यशवंत राव ने क्या कर देते हैं, यशवंत राव की एक बहुत बड़ी गलती होती है कि वो मराठा संघ छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद होलकर को अकेले क्या करता है, अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज क्या करते हैं, इन्हें पराजित कर देते हैं और इन्हें संधि करनी पड़ती है। ठीक है, तो यशवंत राव होलकर हैं जो, इनके बारे में कई इतिहासकार इन्हें ये कहते हैं, जैसे इतिहासकार हैं कौन, एन इनामदार। कौन, इनामदार। इनामदार इनको क्या है, भारत का नेपोलियन भी इन्हें नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। कहाँ, मालवा का नेपोलियन। ठीक है, तो ये एक इकलौते शासक हैं, एक ऐसा भारतीय शासक है जिसने अकेले दम पर अंग्रेजों को नाकों चने चबा दिए थे। कैसे चने चबा दिए थे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेजों को साफ साफ ये बता दिया था कि आप मराठा को पराजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनने क्या किया, एक मिनट, अब देखो जैसा कि मैं आपको पॉइंटों के थ्रू बता चुका हूं क्या होता है। अब यशवंत राव होलकर क्या है, बहुत साहसी रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, जब उत्तराधिकारी का युद्ध होता है तो ये किसके साथ मिल जाते हैं, अमीर खां के साथ मिल जाते हैं और पिंडरियों की सहायता से यशवंत राव होलकर इंदौर के शासक बन जाते हैं। पूना पर प्रभाव के चक्कर में क्या करते हैं, ये दौलत राव के साथ इनके क्या है, मतभेद बढ़ने लगते हैं। किसके साथ, दौलत राव सिंधिया के साथ। जिससे क्या होता है, देखो मराठा राज्य कहीं ना कहीं 4 स्तंभों पर टिका रहता है। ठीक है, किस किस से, सिंधिया, होलकर, पेशवा और बाजीराव। ठीक है, तो क्या है, कहीं ना कहीं मराठाओं जब फूट पड़ने लगती है तो मराठा क्या है, मराठा साम्राज्य यहाँ से कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है। यशवंत राव को क्या है, लंबे समय तक नागपुर में कैद रहे। फिर क्या करते हैं, जब नागपुर में ये छूटे तो ये किसके साथ, पेशवा के साथ युद्ध करते हैं और सिंधिया के मध्य निम्न शर्तें रखते हैं। पेशवा को जब ये हरा देते हैं तो सिंधिया के समक्ष क्या करते हैं, ये कई शर्तें रखते हैं। शर्तें कैसी, चूंकि इनके बड़े भ्राता मर चुके हैं, ठीक है, युद्ध धोखे से, तो सिंधिया जो मल्हार राव के पुत्र हैं उनको क्या करे, मुक्त करे। ठीक है, इनके जो बड़े भ्राता का पुत्र है उनको मुक्त करे। उसके अलावा खांडे राव को इंदौर का राजा स्वीकृत किया जाए। ठीक है, सिंधिया ने होलकर के जो मुल्क ले लिया है, होलकरों से जो जितना भाग हड़प लिया है उसको क्या करें, सिंधिया वापस करें। ठीक है, उसको क्या करें, सिंधिया वापस करें। ठीक है, उसके अलावा महादजी सिंधिया उत्तर भारत में जो
जो इकरारनामा मतलब जो संधि हुई है किसके, बाजीराव प्रथम के टाइम, उसका क्या करें सिंधिया पालन करें। क्योंकि सिंधिया देखो अब क्या है, पेशवा स्वयं कमजोर हो चुके हैं उस टाइम तक, ठीक है। जब पेशवा कमजोर हो जाते हैं तो ना सिंधिया उनकी सुनते हैं ना सुनते हैं कौन, होलकर। तो सिंधिया इनकी ना जो मांग है उनको क्या कर देता है, सिरे से खारिज और नामंजूर कर देता है, ठीक है। जब सिंधिया इनकी जो इनकी मांगों को नामंजूर कर देता है तो 1802 में क्या होता है, भयंकर युद्ध होता है किस किस के मध्य, यशवंतराव होलकर और पेशवा और सिंधिया। पेशवा और सिंधिया दोनों एक तरफ होते हैं, यशवंतराव होलकर एक तरफ होते हैं। यशवंतराव होलकर ना सिर्फ युद्ध लड़ते, इसमें क्या करते हैं, ये इन दोनों की जो संयुक्त सेना है उसको भी पराजय कर देते, ठीक है। किसको पराजय कर देते हैं, पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य में अब फूट करो शासन, वो फूट डालो शासन, मतलब राज्य में जब आपसी मतभेद बढ़ने लगे, सिंधिया को अपना प्रभुत्व जमाना था, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं राज्य कमजोर होता है और मराठा शक्ति क्या हो रही है, छीड़ हो रही है, ठीक है। तो उसी में आगे चल के 1802 में क्या होता है, पेशवा और अंग्रेजों के बीच क्या हो जाती है, वसीन की संधि। किस किस के मध्य हो जाती है, वसीन की संधि किस किस के मध्य हो जाती है, पेशवा और अंग्रेजों के मध्य। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य जब वसीन की संधि होती है तो क्या करते हैं, पेशवा की सहायता अब कौन करने आ जाता है, अंग्रेज करने आ जाते हैं। और यही पेशवा क्या करता है, अब यशवंतराव होलकर पर क्या बोल देते हैं, हमला बोल देते हैं। जिसमें प्रथम युद्ध में क्या होता है, जब पेशवा यशवंतराव होलकर क्या है, विजयी होते हैं, ठीक। बाद में अंग्रेज होलकरों को हरा देते हैं और राजपुर घाट की संधि होती है, ठीक है। क्या है, राजपुर घाट की संधि होती है और 1811 में क्या है, यशवंतराव की मृत्यु हो जाती है। तो आप देख सकते हो यशवंतराव होलकर सच में बहुत महान शासक थे। अगर इन्हें मराठा सिंधियाओं ने समर्थन दिया होता और उसी समय पेशवाओं ने अगर इन्हें समर्थन दिया होता तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो इतनी तीव्र गति से बढ़ चले थे वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ते, क्योंकि ये अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थे उस समय। इन्होंने जितना अंग्रेजों का प्रतिशोध किया था, शायद ही कोई शासक है इंडिया में जिसने इतना प्रतिशोध किया था, मतलब, ठीक है। तो अब आप क्या कह रहे हैं, मतलब यशवंतराव होलकर हमारे लिए पूरी रियासत में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर लगते हैं वो यशवंतराव होलकर ही लगते हैं, ठीक। अब हम अगली बात जो करेंगे वो हमारी क्या होगी, हाँ आओ